हेलो प्यारे साथी, नमस्कार। मैं नितिन शर्मा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, उम्मीद ये करता हूं सभी साथी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे होंगे। कैसे हैं आप सभी? एक बार सभी साथी बताइएगा। ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है, बेहतरीन है, गजब है, लाजवाब है? एक बार बताएंगे। हमारे साथ में ध्यान चंद्र जी हैं, सागर चौधरी हैं, हरिओम प्रजापति हैं, सचिन कुमार जी हैं, हिमांशु जी हैं, शुभ जी हैं, अंकित जी हैं, रमेश जी हैं, राज भाटिया जी हैं, नवनीत मौर्य जी हैं, प्रियंका यादव जी हैं, आदित्य जी हैं, तनवीर जी हैं, नितिन पाल जी हैं, सौरभ जी हैं, योगेश जी हैं, राजा जी हैं, नंदनी गुप्ता हैं, सोनू कुमार जी हैं, विशाल जी हैं। सभी का स्वागत और भरपूर स्वागत है। एक बार सभी साथी बताएंगे यहाँ तक सब कुछ ओके है, और बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। कल आप सभी ने एक वंश पढ़ा था, ठीक है? तो बताएंगे मौर्य वंश। तो यहाँ पर आप जानते हैं, आते के साथ ही हम रिवीजन करते हैं प्रश्नों का। रिवीजन ओके ना? रिवीजन। और ये हमने इसे थोड़ा सा सजा दिया। ये रहा। हम्म, प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था भैया? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक आप सभी साथी बताएंगे, ठीक है? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है कि भैया चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर, एस एन लिख दिया, के मध्य युद्ध कब हुआ था भैया? युद्ध कब हुआ था? ओके, आगे देखिए। मौर्य साम्राज्य संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। ओके। आ, आपसे पूछा जाए मेगास्थनीज, मेगास्थनीज की बुक बताना है आपको। बुक अशोक नहीं, अशोक नहीं, अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा? श्रीलंका, श्रीलंका किसे भेजा था भैया? श्रीलंका किसे भेजा था? सभी साथी क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यार कितना अच्छा लगता है, एक तरीके से प्राउड फील होता है। मैं इधर चीजें लिखी हैं और आपने चीजें कर दी। ओके, बहुत बढ़िया। जी नवनीत मौर्य जी। रोज एक आधा नमूना मिल ही जाता है, ठीक है ना? कितना भी अच्छा पढ़ाया जाए, कितना भी दिल खुश किया जाए, है, लेकिन यहाँ है ना, ऐसे मत करो वैसे मत करो। एक कह रहा फास्ट पढ़ाओ। मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो आप बताएंगे कि भैया मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक है वो चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य। ओके। चंद्रगुप्त मौर्य सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध कब हुआ था? तो आप क्या बताएंगे? 305 बीसी में। मेगास्थनीज की बुक का नाम क्या था? इंडिका, इंडिका। अशोक ने श्रीलंका किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को। महेंद्र और संघमित्रा।
महेंद्र और संघमित्रा को। समझे? ये जो छोटी छोटी चीजों में कमियां निकालने की आदत है उसे भूल जाइए, वरना बहुत कुछ त्यागना पड़ जाता है कभी कभी। एक बार बहुत स्पीड से, जो कि आज मैं आपको गुप्त साम्राज्य कराऊंगा, तो एक बार सरासरी नजर से देख लीजिए। इसमें ज्यादा कुछ देखना नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ना के बराबर। बस मेरा मन था कि आपका कुछ छूटे ना, तो मैं वो करा दूं। सोंगवंश 185 से 73 बीसी। पुष्यमित्र सुंग मौर्य वंश के अंतिम शासक वृहद्रथ। ठीक है, तो आपसे यहाँ से एक प्रश्न भी बनता है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? वृहद्रथ। ठीक है, की हत्या का सेनापति था, और सेना का निरीक्षण करते समय वृहद्रथ की हत्या करके सुंग वंश की स्थापना कर दी थी। यानी कि ये एक ब्राह्मण वंश था। संस्थापक पुष्यमित्र सुंग। सिर्फ इसमें दो तीन चीज याद रखो कि संस्थापक कौन था? पुष्यमित्र सुंग। राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश, राजभाषा संस्कृत थी, और इसने बौद्ध धर्म के अनुयायियों को मौत के घाट उतार दिया था। ओके, और इसने अशोक के 8400 स्तूपों को तोड़वा दिया था। ये पुष्यमित्र सुंग ने किया था। किसने किया था भैया? पुष्यमित्र सुंग ने। समझे? इसमें ज्यादा कुछ हमें करना नहीं है। ओके, और यहीं पर इसमें याद रखिएगा, भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र सुंग ने करवाया था, और इसे वैदिक पुनर्जागरण का काल कहा जाता है। ठीक, क्योंकि इसने ना वेदों को थोड़ा सा प्राथमिकता दी थी। यवनों का आक्रमण इसी के समय हुआ, और ये यूनान के डेमेट्रियस था। इसके दरबार में पतंजलि रहते थे। इन्होंने योग शास्त्र एवं महाभाष्य लिखा। पाणिनि के अष्टाध्याय से ये संबंधित है, और पतंजलि ने ही 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए थे पुष्यमित्र सुंग के लिए। बस इतना इसमें याद रखना है। ठीक है, इसमें मेन चीज क्या है कि एक तो संस्थापक याद रखो, और दूसरा इसकी राजधानी। इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं याद रखना। ठीक है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है कि आ, सर आवाज थोड़ी धीमी है, एक बार बताएंगे मुझे आवाज ठीक है कि नहीं? अभी मैं पूछूंगा आपने कितना करा है, तैयार किया है। इसी प्रकार से हम लोग कण्वंश पर चलते हैं। कण्वंश का संस्थापक हमें देखना है। ठीक है, सोमवंश के अंतिम शासक देवभूति का मंत्री वासुदेव था। ठीक है, वासुदेव। और वासुदेव ने देवभूति की हत्या करके कण्वंश की स्थापना की थी। तो संस्थापक कौन है? वासुदेव है। ठीक, ये रहा। अंतिम शासक सुशर्मन है। इसकी 2 राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और विदिशा। ओके, आप कैसे इसे मेमोराइज करेंगे आप खुद बताएंगे कि भैया सुंग वंश का संस्थापक बताइए। सुंग वंश का आप सभी साथी बताएंगे, सुंग वंश का संस्थापक। ओके, और फिर आपको बताना है कण्वंश। कण्वंश का संस्थापक, बस संस्थापक याद रखो और अंतिम शासक याद रखो। एक बार बताइए। आवाज ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये मेमोराइज करो चीजों को। फिर मैं आपको स्टोरी के माध्यम से चीजें सिखाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि हम लोग गुप्त वंश पढ़ेंगे आज बड़े अच्छे तरीके से। हाँ हाँ बिल्कुल, शिव कुमार जी पहुंच रही है। शाबाश, ये होती है एक पढ़ने वाले बच्चे की पहचान। उसने अभी पढ़ा, उसके दिमाग में फिट हो गया। ओके, ये कौन सा है? ये है आपका सातवान वंश। सातवान वंश जिसे आंध्र सातवाहन भी कहते हैं, और 300 वर्षों तक का शासनकाल इन व्यक्ति का रहा है। भाषा कैसी थी? प्राकृत। धर्म ब्राह्मण। राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठण। संस्थापक सिमुक था। कण्वंश के अंतिम शासक सुशर्मन की हत्या करके करता है, इस वंश के संस्थापक था। सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है नागनिका अभिलेख से, नासिक अभिलेख से, और हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। तो तीनों के हमें संस्थापक याद हो गए, चीजें हमने कर ली हैं। ओके, एक बार बताएंगे चीजें समझ में आई कि नहीं आई? इसी प्रकार सिमुक का उत्तराधिकारी कौन था? सतकर्णी प्रथम था। उपाधि दक्षिण पथपति अभी प्रतिष्ठानपति। सतकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए और एक राजसूय यज्ञ करवाया। राजधानी अमरावती को बनाया। सतकर्णी प्रथम का नाम था एल्डर सैरागोन। ठीक है, एल्डर सैरागोन। और इसी पुस्तक का नाम था पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, जो कि यूनान और मौर्य के व्यापार के बारे में बताता है। यूनान और मौर्य के व्यापार के बारे में। ठीक है,
चलते हैं प्यारे दोस्त, किसके बारे में हम लोग जानते हैं? गुप्त वंश के बारे में। ठीक है, चलिए। गुप्त वंश, गुप्त डायनेस्टी। गुप्त डायनेस्टी, यहां देखिए, जब आप गुप्त वंश की बात कर रहे हैं, पेपर फोड़ना नहीं है, मेन टॉपिक अब यहां से शुरू होगा, मजा आएगा, धैर्य के साथ में चलेंगे। अब देखिए, गुप्त वंश के प्रमुख शासक याद करने की पहले ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक याद रखिएगा। देखो, आपको याद रखना है, सोच, सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ओके, सोच सोच के कस के भागा विष्णुगुप्त। आपको ये चीजें ऐसे याद रखनी है। ओके, कैसे याद रहेंगी? इसे सह से तो याद रखेंगे प्यारे दोस्त, क्या? श्रीगुप्त, श्री गुप्त, श्रीगुप्त। ये है चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, ये है समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। ओके, ये है चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड। इस कै का कोई अर्थ नहीं होगा, इस कै का कोई अर्थ नहीं होगा। ये है कुमारगुप्त, कुमारगुप्त। ये है स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। ये है भानुगुप्त, भानुगुप्त। और ये है विष्णुगुप्त, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त तो अंतिम शासक हुआ, क्या बताएंगे? विष्णुगुप्त अंतिम शासक हुआ और श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक हुआ। जी अमित जी। हाँ जी अभिषेक। ओके, जी गौतम जी। देखो सुनो, योद्धा बनना है तो योद्धा बनने के लिए तैयारी अलग ही करनी पड़ेगी, तरीके से करनी पड़ेगी। हाँ, अंकित कुमार जी आएगा ही नहीं बेटा, आएगा नहीं बिल्कुल भी। हमें विशेष रूप से कहा गया है ऐसे ही पढ़ाने के लिए। क्यों वोट कराऊं? आप खुद बताइए। जो 50-50 हो गया तो फिर मैं दोनों तरीके से कैसे कराऊंगा? आप खुद मेरी जगह देखिए। आप अपने आप को तो कंफर्ट जोन से निकालना चाह नहीं रहे हो। आप ये सोच रहे हो कि आप आराम आराम से पड़े हुए, एक जगह पड़े हुए, आपको रनिंग भी ना करनी पड़े, आपको पढ़ना भी ना पड़े और आप फौजी बन जाओ। बेटा, सियाचिन ग्लेशियर में जब ड्यूटी लगेगी ना, तो पता चल जाएगा। ये जो कंफर्ट जोन में पड़े हुए हो ना, अपने आप को संभालो। और फौजी बनने वाला बच्चा है ना, कभी, मैं सच बता रहा हूँ, जो इस समय फौजी बन रहा होगा, जिसका सिलेक्शन होगा, वो एक तो कमेंट नहीं कर रहा होगा, सिर्फ और सिर्फ ये सुन रहा होगा कि हाँ सर जी क्या पढ़ा रहे। बहुत कम, ना के बराबर कमेंट आते हैं जब मैं पढ़ाता हूँ। क्यों? कि जो मेरा भाई, जो मेरी बहन, जिनका सिलेक्शन, जिन्हें सिलेक्शन लेना ना, वो सिर्फ फोकस करेंगे क्लास पर। और जिन्हें ना, सर जी समझ में ना आया, कुछ क्लास के बीच में होंगे, चल जी दोबारा समझा दो, चल जी हमारा सिलेक्शन होएगा कि नहीं होएगा। कुछ तो ऐसे हैं, 2-3 दिन में एक क्लास ले ली, हम तो सारे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। ऐसे नहीं होता। एक बच्चे कुछ बात मैं करने लगूं, सर जी आप कमेंट पर ध्यान ना दो। अरे बेटा, जब बार बार वो स्पैम 1,000 उसने कमेंट कर लिए, उसे सांस नहीं आ रहा, बिल्कुल मरा जा रहा है, सर जी चुनो, सर जी चुनो। आपको क्या लगता है, एक बच्चा जो पढ़ रहा होगा, पढ़ने वाला, वो बेफालतू की चीजों पर ध्यान देगा? नहीं देगा। मैं नहीं देता। अब जो मेरा भाई पढ़ने वाला होगा, अब यहां देखिए, 1, 2, 3, 4, 5,
छह, सात, मैंने 8 शासक बताए हैं। और जो मेरा भाई पढ़ने वाला होगा ना, पढ़ने वाला बच्चा, वो उसने कमेंट नहीं किया होगा, अब वो मैं उससे पूछूंगा पांच, वो सॉरी 8 में से केवल 4 शासक लिख दो, और 4 भी लिख दिए तो गुप्त साम्राज्य आपकी मुट्ठी में। बताओ। दादा पोते। फर्स्ट सेकंड ऐसे हुए कि एक दादा हो गया, फिर दादा के नाम पे दूसरा नाम रख दिया, ऐसे फर्स्ट सेकंड ऐसे होते थे। वाह मेरे शेर, बेहतरीन, वाह, गुड फौजियो, दिल खुश कर दिया भाई, दिल खुश कर दिया। एक मेरे प्यारे भाई ने तो पूरी की पूरी ट्रिक के साथ में लिख दिया। अब बताओ, ये बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, ध्यान ही नहीं दे रहे थे बेफालतू की चीजों पर, उन्होंने लिख दिया। अब तुम करते रहो कमेंट है। 8 के 8 ही लिख दिए। यार सैल्यूट है मेरे शेरों, मजा आ गया, सैल्यूट है भाई, मानना पड़ेगा मेरे भाई, गजब। आ जाइए, गुप्त साम्राज्य, ठीक है ना, गुप्त एम्पायर, इसके बारे में पढ़ते हैं। अरे मैं जहां ट्रिक की आवश्यकता है वहां ट्रिक से पढ़ा रहा हूं, जहां आपको स्टोरी की जरूरत है वहां स्टोरी। अब देखिए साहित्यिक स्रोत यानी कि लिटरेचर सोर्स जो हैं वो कौन से हैं? वायु पुराण, कालिदास की रचना और मुद्रा राक्षस से गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। विदेशी स्रोत फाइयान, ह्वेनसांग और अल्ब्रुनी ने बताया, ज्यादा कुछ नहीं। गुप्त कुषाणों के सामंत थे, सिंपल सी बात है। एक तो लाइन ये याद रख लो, भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं, आपसे पूछता है गुप्त साम्राज्य को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहते हैं। एक आपको बस दूसरी लाइन याद रखिए, इस साम्राज्य का संस्थापक कौन था? सिरगुप्त था भैया, सिरगुप्त, उपाधि महाराजा की, और घटोत्कच इसका उत्तराधिकारी रहा है। सिर्फ दो लाइन याद रखनी है, एक तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग और दूसरा संस्थापक, इसके अलावा कुछ याद नहीं रखना इस पेज से। दोनों चीज हैंड टू हैंड याद होगी होंगी, द गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री, और संस्थापक फाउंडर कौन है? सिरगुप्त। आगे आ जाओ, इंपोर्टेंट क्या है ये है, देखिए, यह गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक है। कौन है? वो है चंद्रगुप्त प्रथम। उपाधि, उपाधि महाराजा धीराज की। अब इंपोर्टेंट देखिए, कोई व्यक्ति अपनी पत्नी को कितनी कह सकते हैं रेस्पेक्ट दे सकता है। चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा 319 ईस्वी में गुप्त संवत चलाया, और उसी दिन राजा रानी का सिक्का भी चलाया, समझे? तो क्या बताएंगे? राजा रानी का सिक्का भी चलवाया। पत्नी का नाम क्या था बेटा? कुमार देवी, जो कि एक लिच्छवी राजकुमारी थी, ठीक है। और याद रखना ये लिच्छवी, मैं आपसे पूछूंगा, ये लिच्छवी। और इसने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाने के बाद संन्यास ग्रहण कर लिया। अब बताओ इसमें क्या मैं एंट्री करवाता, मैं क्या अलग करवाऊं? द रियल फाउंडर पता चल गया, ठीक है, जिस दिन गद्दी पर बैठा गुप्त संवत चलाया, और सिक्के चलवाए राजा रानी के, पत्नी कुमार देवी थी, और भैया उत्तराधिकारी से किसे बना दिया? समुद्रगुप्त को बना दिया। अब इसमें आप देखिए 4 पॉइंट है बस। प्रशांत पॉल जी नहीं, समझे? देखो सब इस बात से एग्री हैं, सब ने कहा है कि सर जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अरे मैं तो आपको, एक तो तरीका ये है मैं आपको आपके हिसाब से पढ़ाऊं, लेकिन जब आप मेरे तरीके से पढ़ के देखो ना, मैं कह रहा हूँ दुनिया जीत लोगे। ये तो मैं कह रहा हूँ अग्निवीर, भगवान की दुआ से सब कुछ ठीक ठाक रहा ना, आप आने वाले समय में एसएससी जीडी दोगे, क्या पता आपका एसएसएफ में सिलेक्शन हो जाए, है क्या? आपको सीआईएसएफ मिल जाए, सीआरपीएफ मिल जाए। देखिए सबसे बेहतरीन नौकरी है सीआरपीएफ की, सीआरपीएफ की सबसे बेहतरीन नौकरी है। आप कहोगे सर जी क्यों? सीआरपीएफ में दोनों का मजा है, पुलिस, पुलिस और पुलिस और सेना दोनों का मजा है, पुलिस और सेना दोनों, पुलिस और सेना दोनों का मजा है, 3 वर्दी है, 3, समझे? और सबसे बड़ी बात भाई, 75 दिन की छुट्टी है, 75 दिन की। और लोग बाग है ना जुगाड़बाजी से 90 दिन की छुट्टी काट ले में, 90 दिन की, समझे?
मोहम्मद जी नोट्स मिलेंगे। तो मैं ये कहता हूं कि आपको है ना ये चीजें, ऐसा नहीं है सिर्फ यहाँ आर्मी आर्मी में काम आएंगी, आपकी हर जगह काम आएंगी। क्लियर? हाँ। तो भैया वास्तविक संस्थापक रियल फाउंडर पता चल गया। गुप्त चंद्रगुप्त प्रथम जिस दिन गद्दी पर बैठा 319 उसने गुप्त संवत चलाया, ये भी कंफर्म हो गया। उसी दिन राजा रानी का सिक्का चलवाया था, ये भी कंफर्म हो गया। पत्नी का नाम कुमार देवी था और इसने समुद्रगुप्त को उत्तराधिकारी बनाया। क्या याद हो गया क्या? पूछ लेता हूँ। ठीक है। वास्तविक संस्थापक बताओ। वास्तविक संस्थापक, हैंड टू हैंड याद करते चलो। वास्तविक संस्थापक। पत्नी बताओ। पत्नी। 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 ठीक है। उत्तराधिकारी बताओ। अबे यार क्या हो रहा है? पत्नी। ठीक है। उत्तराधिकारी बताओ। उत्तराधिकारी। ठीक है। हैंड टू हैंड तैयार होनी है चीजें, और क्या चाहिए? हाँ बताओ यार। ऐसा भी क्या हो सकता है इतिहास जैसा विषय आपका हैंड टू हैंड तैयार होते चल रहा है? उत्तराधिकारी कौन था? कि भैया समुद्रगुप्त था। चलो समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ते हैं। देखो समुद्रगुप्त, इसके इतने सारे नाम हैं इस व्यक्ति के। अब इन्हें कैसे भी लिख लो बेटा, हाथ से भी लिखूं और वो तब भी ऐसे ही लिखे जाएंगे। देखो, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है क्योंकि इसने 9+12 राजाओं को हराया था। ठीक है। और किसने कहा? विंसेंट स्मिथ ने कहा। इस व्यक्ति को कविराज कहा जाता है, परम भागवत कहा जाता है, परम कर्मांक कहा जाता है, लिच्छवी दोहित्र। मैंने कहा था ना, लिच्छवी याद रखिएगा, लिच्छवी दोहित्र। जैसे हम आम बोलचाल में नहीं बोलते कि भैया ये तो देवता है, जैसे हमारे इधर जो है बागपत मेरठ की साइड में ना बोलते हैं, जो बेटी का बेटा होता है उसे देवता बोलते हैं। ठीक है। देवता बोलते हैं ना कि हमारा देवता है ये, और बहुत मान करते हैं, सम्मान करते हैं देवता का, उसे देवता तुल्य माना जाता है। ठीक। तो हमारे यहाँ भांजों से पैर नहीं छुआते, ऐसा है। लड़कियों से तो छुआते ही नहीं है, भांजे से भी पैर नहीं छुआते। बहन का बेटा बहुत बड़ा पद माना जाता है हमारे यहाँ। आ, समझे? इस बात से कितने लोग सहमत हैं? तो ये लिच्छवी जो दोहित, व्याघ्र पराक्रम, समर सत, काच और बौद्ध भिक्षु वसुबंधु को इसने क्या दिया भैया? संरक्षण दिया था। ये तो इसके केवल नाम है और कुछ नहीं। ठीक। इसके बारे में दो तीन पॉइंट और हैं। एडी का मतलब होता है भैया एनोडोमिनी, पहली क्लास में मैंने समझाया था डेमो में। एडी समझिएगा। या इंपॉर्टेंट क्या, समुद्रगुप्त से अनुमति लेकर गया में श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की। ठीक है। तो आपसे पूछा जाए कि भैया श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने विशाल बौद्ध विहार की स्थापना की, ठीक है, किससे अनुमति लेकर? कि भैया समुद्रगुप्त से। समझे? यह संगीत प्रेमी था और सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया। इंपोर्टेंट लगा लेना, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। सिक्कों से पता चलता है कि बहुत ज्यादा संगीत प्रेमी था। इसके दरबार में हरिसेन रहते थे जिसने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख लिखा है। ठीक है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का प्रयोग देखने के लिए मिलता है। भारतवर्ष के बारे में। हाँ। एक बार सभी साथी बताएंगे। जो मन मतलब कि नाना है आपके, आपके नाना आपको क्या बोलते हैं? हमारे यहाँ हमारे नाना हमें देवता बोलते थे। एक बार सभी साथियों से जानना चाहता हूँ। आकाशित 30-35 के आसपास में। अभी सभी एआरओ की अलग अलग कट ऑफ होती है, मैं इस चीज को तो नहीं कह सकता। ठीक है ना? हाँ। मैं सीआरपीएफ बता रहा हूँ बेटा, सीआरपीएफ में बहुत मजे हैं। आपके दिल्ली में बहुत सारे कैंप हैं, यूपी में कैंप हैं, बिहार में कैंप है, हरियाणा में कैंप है। ठीक है ना? हर जगह, क्योंकि यह विश्व की सबसे बड़ी सेंट्रल रिजर्व फोर्स है। अच्छा, नाती बोलते हैं? हाँ नाती तो बोलते हैं हमारे यहाँ। बेटा नाना तो मेरे भी नहीं है। मेरे नाना कभी
जब हमारी मम्मी लगभग 3 वर्ष की थी तब एक्सपायर हो गए थे हमारे नाना जी। समझे? हाँ बिल्कुल हो जाएगा दीपेश। दीपेश मंडोला हो जाएगा बेटा। एक बच्चा एक बच्चा कह रहा सर जी हमारे नाना तो खड़ूस है, हमें गाली देते हैं। बेटा उनकी गाली में भी आशीर्वाद ही छिपा होता है, कोई खड़ूस नहीं होता। आप यार बिल्कुल हद करते हो। ओके। इसके पास एक संगठित नौसेना थी। ही हैड एन ऑर्गेनाइज नेवी। ठीक है, इसके पास में क्या थी? एक संगठित नौसेना थी। एरन अभिलेख से सती प्रथा का पता चलता है, और एरन अभिलेख को भानुगुप्त ने जारी किया था संस्कृत भाषा में। किसमें? संस्कृत भाषा में। ओके। आप बताएंगे समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कौन थे? ठीक है। श्रीलंका का शासक कौन था? श्रीलंका का शासक। ठीक है। जिसने बौद्ध विहारों की रचना करवाई थी, सभी साथी बताइए। अच्छा, मानदान भी कहते हैं कहीं। अरे आपके साथ हमेशा हूं यार, आपको सिलेक्शन जब तक नहीं हो जाएगा मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगा। 50 रोशन जी 50। नोट्स आपके एप्लीकेशन पे, जब आप ये क्लास अपलोड हो जाएगी ना, वहीं उसी के पास में आपको नोट्स मिलेंगे। अरे वाह, सबने ही आंसर दे दिया। हम लोग टूर प्लान कर रहे हैं अयोध्या, हम आते हैं नेक्स्ट टाइम, बहुत जल्द हम अयोध्या आएंगे। ठीक है ना, बहुत जल्द हम अयोध्या आते हैं। बताओ सर आप कौन हो? मैं मैं क्या बताऊं यार। चलिए, एक स्टोरी के माध्यम से चीज समझाता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। समुद्रगुप्त के बेटा दो बेटे थे। एक का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड और एक का नाम था रामगुप्त। अब हुआ क्या, एक महिला थी जिसका नाम था ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, सुनेगा। चंद्रगुप्त सेकंड ध्रुव देवी से प्यार करता था, मोहब्बत थी, प्रेम करता था। ठीक है। कुछ लोग पता नहीं इसे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ तो बड़े अजीब और गरीब शब्द प्रयोग किए जाते हैं, क्या ही तो बताएं। अब चंद्रगुप्त सेकंड ध्रुव देवी से प्रेम करता था, लेकिन हुआ क्या कि समुद्रगुप्त ने उत्तराधिकारी किसे बनाया? रामगुप्त को। और भैया ये भी एक तरीके से रानी ही थी। तो आप खुद बताइए, जो राजा होगा पिता तो अपनी बेटी उसे देना चाहेगा। तो ध्रुव देवी का विवाह होता है रामगुप्त से। ध्रुव देवी का विवाह किससे हुआ? रामगुप्त से हुआ। लेकिन समस्या कहां आई है? समस्या कहां आई? अब रामगुप्त के ऊपर अटैक करता है, कौन करता है? रुद्र सिंह तृतीय। जो रुद्र सिंह तृतीय है भैया, ये क्या करता है? ये अटैक करता है रामगुप्त पर। और ये इतना कायर व्यक्ति था, ये कहता है कि भैया मेरे से क्या मिलेगा आपको? मेरे से क्या मिलेगा आपको? ले जाना है तो मेरे साम्राज्य से जितना धन चाहिए उतना ले जाओ। ले जाना है तो मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, मेरी पत्नी को ले जाओ। ये दुष्ट व्यक्ति अपनी पत्नी को, रुद्र सिंह तृतीय जो कि एक शक राजा था, अपनी पत्नी उसे सौंप देता है। समझे? अब अंदाजा लगाइए, कोई व्यक्ति शासक है और उसने अपनी पत्नी डर के मारी सौंप दी, तो क्या वो वास्तव में शासक था बेटा? आप खुद बताइए, वास्तव में कोई वो शासक था? मैं कहूंगा बिल्कुल भी नहीं था, वो शासक था ही नहीं। अब ये बात पता चलती है चंद्रगुप्त सेकंड को। चंद्रगुप्त सेकंड भाई साहब इस महिला को बचाने पहुंच जाता है, और ये जाता है और रुद्र सिंह तृतीय को क्या कर देता है? मार देता है, इसे इसकी हत्या कर देता है। हत्या कर देता है। और ये इसकी हत्या होते के साथ ये शकों का अंतिम शासक था। इसी कारण चंद्रगुप्त सेकंड को सकारी कहा गया। क्या कहा गया? सकारी कहा गया बेटा। क्या कहा गया? चंद्रगुप्त सेकंड को सकारी कहा गया।
शाकाहारी राजा कह दिया। अपनी पत्नी का हमेशा सम्मान करना चाहिए लेकिन ना कर पाया, तो भैया ये अपनी भाभी को बचा कर लाया। इन सब की जानकारी कहाँ मिलती है? देवी चंद्रगुप्तम में जानकारी मिलती है। कहाँ मिलती है? कि भैया देवी चंद्रगुप्तम में। समझे? हमारे यहाँ तो कोई पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देख ले तो उसकी आंखें निकाल कर गोटियां खेल ली जाती हैं। समझे? तो इतिहास इसलिए पढ़ना जरूरी है, आपको पता चलता है कि क्या सही है और क्या गलत। चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानते हैं? देखिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या कौन कौन सी उपाधि धारण की थी? शकारी कहा गया, विक्रमांक कहा गया, परम भागवत कहा गया, विक्रमादित्य कहा गया। कुल 14 विक्रमादित्य हुए हैं, उनमें से एक विक्रमादित्य ये था। और उदयगिरी के गुहा अभिलेख से इसकी विजय का पता चलता है। समझे? क्या बताएंगे? उदयगिरी के गुहा अभिलेख से इसके विजय के बारे में पता चलता है। इतना ही नहीं, और आगे सुनिए, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं इसे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ाऊंगा। जो आर्यभट्ट है भैया, उन्होंने क्या लिखा? सूर्य सिद्धांत लिखा, पुस्तक। और उसमें ये सारी चीजें लिखी, अंडर रूट, क्यूब रूट, पृथ्वी की त्रिज्या, ठीक है, विभवांतर, ठीक, ये सारी चीजें इसने इसमें दी हैं। वात्सायन ने एक बुक लिखी, कामसूत्र, इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये लास्ट टाइम आर्मी में, ये भैया जीडी और ट्रेडमैन का जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। पूछा गया था कि फायान किसके शासनकाल में आया था? तो आप बताएंगे क्या किसके शासनकाल में आएगा आया था? एक बार सभी साथी बताएंगे। फायान 399 से 414 ईस्वी तक भारत में रहा। इसकी पुस्तक का नाम क्या था? फा क्यों की। चीनी लेखक भारतीयों को यिंतु कहते थे। क्या कहते थे? यिंतु कहते थे। ओके। और चंद्रगुप्त की दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। पाटलिपुत्र और उज्जैन थी। आपसे पूछा जाए कितने वर्ष रहा? कि भैया कुल 15 वर्षों तक भारत में रहा। 15 वर्षों तक भारत रहा। कितने वर्षों तक? कि भैया 15 वर्षों तक। रंजीत जी कह रहे हैं कि सर लाइव क्लास नहीं है क्या? क्या ही तो बताऊं यार। नहीं भाई, लाइव क्लास नहीं है, रिकॉर्ड करके रखिए। समझे? यदि मैं बात करता हूं मैरोली का लोह स्तंभ अभिलेख चंद्रगुप्त द्वितीय ने लिखवाया था, चंद्र नाम से। सांची के स्तंभ लेख से ग्रामदान के बारे में पता चलता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के समय की जानकारी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है बेटा? देवी चंद्रगुप्तम है। क्या बताएंगे? देवी चंद्रगुप्तम है। जिसके लेखक कौन है? जिसके लेखक हैं विशाख दत्त। जिसके लेखक कौन है बेटा? विशाख दत्त है। लेखक कौन है प्यारे दोस्त? इसके लेखक हैं विशाख दत्त। एक बार सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे भाई बहन मुझे बताएंगे, यहां तक कोई समस्या, किसी को कोई दिक्कत है? मुझे नहीं लगता किसी साथी को कोई दिक्कत होगी यहां तक। चलिए इनके बारे में पूछता हूं, आपने कितना सीखा? ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त सेकंड की कोई भी दो उपाधि बताओ। दो उपाधि, उपाधि। ओके। आपसे पूछा मेहरौली लोह स्तंभ किसने बनवाया? मेहरौली, मेहरौली लोह स्तंभ किसने बनवाया? ठीक है। चंद्रगुप्त सेकंड के बारे में जानकारी कहां से मिलती है? जानकारी, जानकारी कहां से मिलती है? अरे वाह, बताइए। जब मेरे भाई मेरे बहन भाभी फौजी क्लास के क्लास में यार रटते ही चल रहे हैं चीजों को।
गजब यार, गजब। एक बच्चा कह रहा सर जी आपकी शादी हो गई। अबे यार मेरी उम्र ही क्या है अभी? आप ही बताइए मेरी उम्र ही क्या है? हैं? आज करते हो? शाबाश। मान गए भाई। गजब। तीनों प्रश्नों का आंसर ऐसे फेंक के मारा कि मैं भी परेशान हूं। वाओ। इसके बाद में जो शासक आता है कुमार गुप्त प्रथम है भैया, 414 से 454। यही तो है बेटा। आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते? आप चाहो तो क्या नहीं कर सकते? लेकिन बस वही है कि हमें तो है ना इमला बोलिए, इमला इमला बोल के बिठा है ना। अब वो आपने कहानी सुना होगा ना, खरगोश और कछुए वाली। आपको दोनों बनना पड़ेगा अब। दोनों। शादी की बात करते हैं यार। मेरी कौन शादी कर रहा है यार? मेरी उम्र ही क्या है अभी? आई एम ओनली 17। लास्ट ईयर में स्वीट 16 था। आप हद करते हो। माता का नाम क्या है? ध्रुव देवी। माता का नाम क्या था फिर दोस्तों? ध्रुव देवी। पिता चंद्रगुप्त द्वितीय। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में करवाई। अन्य नाम क्या था? ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान। उपाधि महेंद्र आदित्य। उपाधि कौन सी धारण की? महेंद्र आदित्य। है? समझे? इस व्यक्ति ने मौर्य और कार्तिकेय के चित्र वाले सिक्के चलवाए। ठीक है। किसने चलवाई? ये स्कंदगुप्त ने। किसने चलवाए थे? कि भैया स्कंदगुप्त ने। और इसके समय सर्वाधिक अभिलेख मिले हैं। मंदसौर अभिलेख की रचना वत्स भट्टी ने की। और इसके अंतिम दिनों में पुष्यमित्र जातियों ने आक्रमण किया परंतु असफल रहे थे। क्या रहे? कि भैया असफल रहे थे। समझे? एक बार सभी प्यारे भाई बहन सभी दोस्त बताएंगे यहां तक चीजें क्लियर हैं? सभी को मजा आ रहा होगा। मजा आना भी चाहिए भाई। मजा आना भी चाहिए। अरे मुझे शादी की टेंशन नहीं है यार। शादी की नहीं है मेरे को। लेकिन यार बच्चों की पढ़ाई लेट हो रही है, मैं कैसे करूंगा? है? आप समझते नहीं हो। तो यहां से आपको पता चला कुमारगुप्त के बारे में। माता ध्रुवदेवी, पिता चंद्रगुप्त द्वितीय, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना बिहार में, उपाधि के बारे में पता चली। समझे? आप बुलाना मुझे अपनी शादी में, मैं आऊंगा जरूर। ओके। इसके बाद में जो शासक आता है वो आता है स्कंदगुप्त। सर एक बार तो दिखा। हाँ हाँ हाँ। तरुण। तरुण नाम था बच्चे का। यार तुम लोग है ना अपना नाम भी बड़ा अजीब और गरीब रखते हो। ये लास्ट है। कंप्लीट हो गया आपका गुप्त वंश। कल हम लोग मध्यकालीन भारत पढ़ना शुरू कर देंगे। कल बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी स्टोरी के माध्यम से। कल छुट्टी मत करना कोई भी। इसके समय पर हूणों का आक्रमण हुआ भैया। और हूणों का नेतृत्व करता कौन था? तोरमान था। हूणों का नेतृत्व करता कौन था प्यारे दोस्त? क्या बताएंगे? कि ये तोरमान था। प्रसिद्ध हूण शासक मिहिर कुल को बौद्ध मूर्ति भंजक कहा जाता है। यह बौद्ध मूर्ति भंजक क्यों कहा गया? क्योंकि इसने जितनी भी बौद्ध मूर्तियां थी उन्हें तोड़ तोड़ दिया था भैया। बौद्ध मूर्तियों को इस व्यक्ति ने तोड़ दिया था। समझे? इसी कारण इसे बौद्ध मूर्ति भंजक कहा जाता है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार इसने करवाया था। ठीक है। रिवाइव्ड बोलते हैं जीर्णोद्धार को। रिवाइव्ड। झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या बताएंगे? विष्णु टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन द बैंक्स ऑफ द लेक। यानी कि झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण इसी के द्वारा करवाया गया।
गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए। कितने शासक हुए? छोटे बड़े 24 शासक हुए। और वृषभ शैली के नए सिक्के जारी करवाए इस व्यक्ति ने। और अंतिम शासक कौन था भैया? विष्णुगुप्त, जिसे कुमार गुप्त थर्ड के नाम से जाना गया। जिसे किस नाम से जाना गया? कि भैया कुमार गुप्त थर्ड के नाम से इस व्यक्ति को जाना गया। ठीक है, तो हमने इसमें क्या पॉइंट देखे हैं? इसके समय पर हुणों का आक्रमण हुआ था, और हुणों का नेतृत्व करता कौन था? कि भैया तोरमान था। कौन था? तोरमान था। प्रसिद्ध हुण शासक मिहिर कुल को बौद्ध मूर्ति भंजक कहा जाता है। मूर्ति भंजक का अर्थ होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला। क्या बताएंगे भैया? मूर्तियों को तोड़ने वाला कहा जाता है। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार करवाया इसने। इस व्यक्ति ने क्या करवाया भैया? समझे? झील के किनारे विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। झील के किनारे क्या करवाया? कि भैया विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। गुप्त वंश में कुल 24 शासक हुए हैं। क्या बताएंगे? गुप्त वंश में कुल कितने शासक हुए हैं? कि भैया 24 शासक हुए हैं। वृषभ शैली के नए सिक्के जारी करवाए इस व्यक्ति ने। और अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त, जिसे कुमार गुप्त थर्ड के नाम से जाना गया। जिसे कुमार गुप्त थर्ड के नाम से जाना गया। नहीं जी अंशु, नहीं। क्लियर? ये आपका जो चैप्टर था कंप्लीट हुआ। कल हम अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? किसके बारे में पढ़ेंगे भैया? अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे प्यारे दोस्त। सर कितने भले हैं, हमारी पढ़ाई के चक्कर में अपने बच्चों की पढ़ाई लेट करवा रहे हैं। अरे धन्य है भैया, धन्य। धन्य है। क्या ही तो कहते हैं। ओके, कोई डाउट है तो आप पूछिए मुझे, और फिर क्लास ओवर करते हैं। अमित जी ऐसा लगेगा, अच्छा असल में अब है ना, इस टाइम जब सारी क्लासेस चल रही होंगी आपको ऐसा लगेगा कि सर जी हम पढ़ तो रहे हैं लेकिन हम भूल जा रहे हैं, हमारी चीजें याद नहीं होती हैं। आपको लगेगा कि यार इतना पढ़ लिया, कैसे याद रखेंगे? बहुत सारी समस्याएं आएंगी, बहुत सारी चीजें होंगी आपके सामने, बहुत सारी समस्याएं आएंगी। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हमारे पास में दो प्रकार के माइंड होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड, एक अनकॉन्शियस माइंड। ये कॉन्शियस माइंड तो हमारा जो है ना बिल्कुल एट द रेट काम करेगा, लेकिन एक अनकॉन्शियस जो माइंड होता है भैया, वो है ना, वो कैसा करेगा? जैसे मान के चलिए आपको कोई बहुत पुराना आपका दोस्त मिला, बहुत पुराना कोई दोस्त मिला। जब दोस्त मिला तो आपको उसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, लेकिन जब आप एकदम उससे मिले, देखते के साथ ही, अरे ये तो जैकी शन कुमार है, ये तो सिकंदर है, ये तो राम अवतार है कार्तिक है, तो योगेश है, शिवा है, ऐसे एकदम याद आ जाएगा। तो वो आप भूले नहीं थे, आपके एकदम दिमाग में क्लिक किया। ऐसे ही एग्जाम हॉल में होगा, आप पढ़ लीजिए, रट के रख लीजिए, इस चीज को स्टोर कर लो, दिमाग में स्टोर कर लो, और स्टोर दिमाग करते के साथ ही, और भाई सब एग्जाम हॉल में टेन टेन। हाँ, ओके। जो बचे हुए टॉपिक है ना, थोड़े बहुत छोटे मोटे गरीब टॉपिक हैं, उन्हें मैं इस बार एंड में कराऊंगा, एंड में। समझे? क्योंकि हमारे पास में ना, मजे मजे में, नागेश्वर जी, नागेश्वर चौधरी कह रहे हैं सर जी मेरा नाम ले लो। ठीक है जी, मैं आपका नाम ले लूंगा, लेकिन नागेश्वर जी मैं आज आपका नाम लूंगा ही नहीं। आप कितनी बार कह लो नागेश्वर जी, मैं आपका बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, मैं आपका नाम कर लूंगा नागेश्वर जी। हैं? आप तो नागों के ईश्वर हो, मैं आपका नाम क्यों लूं नागेश्वर जी? जी। चलिए, आज की क्लास यहीं ओवर करेंगे हम लोग। ठीक है? आप अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है ना? अरे कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई। ये पीडीएफ आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम सेम जगह, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राम राम।
जय हिंद, जय भारत बच्चे।